ठीक। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास तक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हेलोजिनेशन कर चुके थे पूरा। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताते हैं कैसे आपको काम करना है। अब तक हम लोगों ने बच्चों एल्केन के बारे में पढ़ा है सिर्फ, और एल्केन की सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एल्केन होता क्या है। उसके बाद हमने इसकी नेमिंग करी, नेमिंग। देन इसमें मैंने आपको आइसोमेरिज्म दिखाया, आइसोमेरिज्म। इसके बाद मैंने आपको इसकी प्रिपरेशन कराई थी, प्रिपरेशन हमने 5 तरीके से इसकी करी थी। देर आफ्टर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हमने लास्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी, एक हेलोजिनेशन वाली। ठीक, इस प्रकार से आज हमारा एल्केन खत्म हो जाएगा। अब इतना ही टाइम एल्कीन में लगेगा, देन एल्काइन में, देन बेंजीन में। तो चैप्टर काफी लंबा होने वाला है और हमें क्लासेस भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं आपकी थोड़ी और क्लासेस एक्सटेंड करने की। ठीक है, रेगुलर करने की या बीच बीच में और संडे को भी करने की, ताकि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा हो जाए। टर्म 2 है ना। बस आपको ये करना होगा बच्चों कि आपको रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी। रोज आपको चीजें रिवाइज करके रखनी है। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं होती, ऑर्गेनिक में कंटेंट बहुत होता है, लिंक करना आना चाहिए ऑर्गेनिक में। तो इसीलिए आपको ज्यादातर चीजें को बार बार रिवाइज करना है, तभी आपका काम बनेगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और एल्केन का हमने हेलोजिनेशन करा दिया था। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। CH4 था और इसमें हमने Cl2 डाला था, और बच्चों एक क्लोरीन यहाँ अंदर घुस जाता है, CH3Cl बन जाता है, और एक इसका हाइड्रोजन के साथ HCl के साथ बचे हुए के साथ बाहर निकल जाता है, और ये होता था H न्यू की प्रेजेंस में। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ लिया था। ठीक, अब बच्चों अगर आप इसको एक्सेस में करते हो, मतलब आपने फिर से Cl2 ले लिया, यहाँ पे आपने लिखा है एक्सेस, एक्सेस, तो पता है क्या होगा जब आप Cl2 को एक्सेस में ले लेते हो, तो ये चीज वापस से Cl2 के साथ रिएक्शन करती है, एक Cl फिर से अंदर घुसता है और एक H इसके साथ बाहर आ जाता है, तो ये CH2 Cl2 और HCl बाहर। अब देखो अभी भी CH2Cl है, मतलब अभी भी आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो। तो अगेन आप इसमें Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो, फिर से एक Cl अंदर घुसेगा और इसका एक H और इसका एक Cl HCl बनके बाहर, और ये बनेगा CHCl3। इसी को आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जो आपको मूवीज में दिखा के ना सूंघा सूंघा के बेहोश कर देते हैं, ये कुछ वही है क्लोरोफॉर्म। ठीक, हालांकि इतना वो नहीं होता, मूवीज में दिखाया कि सूंघाते बेहोश हो गए, इतना भी नहीं होता, पर हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली वो कॉपी नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा नाटक करके दिखाते हैं मूवीज में। अब अभी भी एक H को आप हटा सकते हैं, तो फिर से आप Cl2 से कराइए और Cl4 बन जाएगा और HCl आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन फर्दर आगे तक बढ़ सकती है और आपका ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये हमने हेलोजिनेशन करा था। इसमें बच्चों मैंने मैकेनिज्म आपको करा दिया था बहुत अच्छे से। आप लोग प्लीज एक बार मैकेनिज्म को अगेन दोबारा से कर लीजिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, सेकंड रिएक्शन करते हैं। चलिए अब सेकंड रिएक्शन करते हैं। अब मुझे ये बता दो पहले प्लीज कि क्या आपके स्कूल में ये रिएक्शंस डिलीट हैं, फिर हम छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाएंगे, वरना क्योंकि कई सर स्कूलों मेरे में स्कूल में रिएक्शन। तो ये हो रहा है। आपके स्कूल में ये हो रहा है रिएक्शन सारी? यस सर। आप श्योर है ना बेटा कि प्रिपरेशन हो रही है या रिएक्शन हो रही है? सर रिएक्शंस और प्रिपरेशन दोनों ही हुई है। दोनों ही है, ठीक है। चलिए अब सेकंड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर सेकंड रिएक्शन को देखा जाए तो सेकंड रिएक्शन जो है वो है कंबशन। ठीक है, कंबशन, या मैं इसको अपने तरीके से अगर पढ़ाऊं, अगर मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाऊं तो मैं इसको लिखता हूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में आपको कंबशन हेडिंग दिखेगी, पर हम आपको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं एक पॉइंट कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स gives different product on different condition।
यानी जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्केन का और आपने कंडीशन बदल दी तो आपका प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ऑक्सीडेशन आप लोग समझते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 10th क्लास के हिसाब से अगर समझे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अगर आप कंडीशंस बदल रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट भी बदल जाएंगे। तो आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में क्या बनता है, कौन सी कंडीशन में क्या बनता है। तो सबसे पहला जो इसमें हेडिंग है बच्चों, ए पॉइंट करके कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या आप इसको कह सकते हैं कंबशन। जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना हेडिंग कंबशन, वो यही है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपने कोई भी एल्केन लिया और फुल्ली ओपन एयर में उसको जलाया, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत आसान है इसको याद करना। आप किसी भी एल्केन को लीजिए, किसी भी एल्केन को लीजिए, हम तीन तीन एग्जांपल ले लेते हैं, और आप यहाँ पे O2 से रिएक्शन कराइए, O2 से, ठीक। और कंबशन या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब अनलिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की आपने खुले में कराई, एकदम बाहर ग्राउंड में जाके आप जला रहे हैं। तो ऐसे में जब आप बाहर ग्राउंड में जाके जलाएंगे तो बहुत सारा बेटा CO2 निकलेगा और पानी निकलेगा। याद रखिएगा, किसी भी कार्बन की चीज को जब जलाएंगे, भाई O2 का मतलब क्या होता है, जलाना। तो किसी भी कार्बन की चीज को जब जलाएंगे तो CO2 तो जरूर बनेगा, और अगर उस कार्बन की चीज में हाइड्रोजन भी है तो पानी भी बनेगा, और बहुत सारे अमाउंट में बच्चों एनर्जी रिलीज होगी। और यही कारण है, यही एनर्जी जो है हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं, एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता होगा कि CH4 को CNG गैस भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे हमारी गाड़ियां, ऑटो रिक्शा ये सब चलते हैं ना। तो ये वही है कि आप मीथेन को जलाते हो अपने इंजन के अंदर, और वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, पीछे से धुआं छोड़ता है साइलेंसर से, साइलेंसर कह लो जो भी आप कह लो, और एनर्जी से ही आपकी वो गाड़ी चल पड़ती है। उम्मीद करता हूँ एक रिएक्शन समझ आ गई। दूसरी और तीसरी आप खुद कर लेंगे और बैलेंस जरूर कर लेंगे। बैलेंस कैसे करें सर, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन है, तो आई थिंक इसको आगे दो लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। चेक कर लीजिए आप। सर तो फिर उसके साथ वाटर भी बनता है? हाँ हाँ, वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर भी बनेगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मैं ये दो रिएक्शंस नहीं करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दो रिएक्शंस आप खुद ही कर लेंगे, कुछ नहीं करना यार। यहाँ पे CO2 और यहाँ पानी लिखना है, यहाँ भी CO2 यहाँ भी पानी लिखना है, बस बैलेंसिंग खुद करनी पड़ेगी। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक बैलेंसिंग का फॉर्मेट लिखा हुआ है, जहाँ पे N लिख के उन्होंने छोड़ दिया है। N मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप वो बैलेंसिंग का पैटर्न देख लेना, कोई इसमें ज्यादा घबराने की बात है नहीं। जहाँ पे आप N की वैल्यू 4 पुट करेंगे, जहां जहां N लिखा है वहां वहां 4 पुट कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट है बच्चों इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट कंबशन का क्या मीनिंग है? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि आप एल्केन्स को बंद कमरे में जला रहे हो। जब आप बंद कमरे में जलाते हो तो इस कमरे में कुछ ऑक्सीजन होगी, सिर्फ उतनी ही इस्तेमाल हो सकती है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है। कहने का मतलब है लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन। तो ऐसे में क्या होगा, आप किसी भी एल्केन को जलाइए, मान लीजिए आपने CH4 को जला रहे हैं, या फिर आप, हाँ CH4 को जला लो, O2 यहाँ लिख लो लिमिटेड, और बेटा यहां से बनेगा कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, और पानी, ये बनता है। जब भी आप अनलिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की तो कार्बन मोनोक्साइड, जो कि एक पॉल्यूशन वाली गैस है। जब भी आप अनलिमिटेड सप्लाई करते हैं तो CO2 बनता है, जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया है। ठीक, और इनके रेशियो की बात है, एक और आप O2 लीजिए, ये भी आप लिमिटेड लीजिए। ठीक, अभी दिखाते हैं आपको, एक बार समझा दें जरा, 2 और 3। अगर ये 2 और 3 के रेशियो में लिया जाएगा तब तो ये C और पानी बनाएगा, यहाँ बॉन्ड लिख दो। लेकिन अगर ये एक एक के रेशियो में लिया गया, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बनेगा कार्बन और H2O, कार्बन ब्लैक। अब ये जो कार्बन ब्लैक बना है ना बेटा, यही आपका जो इंक होती है, इंक हो गया, या जो आपकी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, जो आपका प्रिंट आउट निकलता है, ब्लैक प्रिंट आउट, उसमें भी इंक डाली जाती है, तो वहां पे इस्तेमाल हो Yes, sir. जाएगा, है ना। और भी कई जगह पे कार्बन ब्लैक जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कंप्लीट और इनकम्प्लीट में फर्क, साफ साफ फर्क दिख रहा होगा आपको, इसे अच्छे से चेक कर लीजिए। और एक काम मेरे को करके दिखा दो, आप एनसीईआरटी अभी ओपन करो, कंबशन नाम की एक हेडिंग होगी, उसे ढूंढो
और मुझे कंबशन का पूरा पढ़ के बताओ कि क्या मेरे से छूट गया। जल्दी करो, रेज योर हैंड कर देना पढ़ने के बाद। यहाँ सर पढ़ लिया, कुछ भी छूटा नहीं है, आगे बढ़ो। आज हमें एल्कीन चालू करना है और वो आप ही करवा सकते हो अगर आप पढ़ के मुझे क्लियर करो। चलो पीयूष तिवारी, आपने इतनी जल्दी रेज हैंड कर दिया, इतनी जल्दी पढ़ लिया कि आपने कंबशन बेटा। सर बुक खोल के ही बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। चलिए अब जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ये मिटाता हूँ, इतने आप रेज हैंड कर देना पढ़ के। केमिकल प्रॉपर्टीज ढूंढिए, उसमें कंबशन नाम की हेडिंग होगी, सेकंड हेडिंग होगी कंबशन, सेकंड रिएक्शन। थर्ड होगी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। बेटा अभी बोल नहीं रहा, अभी रेज हैंड करोगे ना सारे लोग तब बोलूंगा। दो बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, मतलब दो बच्चों ने पढ़ लिया, और दो बच्चे हैं दृष्टि और कुंजू। ओके, अच्छा पीयूष तिवारी ने भी कर ही दिया था रेज हैंड, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ लो, फिर कराएं फटाफट आगे। ओके, वंशिका, वेदांत, पीयूषावत, कुंजुम, दृष्टि, 5 ये बच्चे हो गए। आदित्य भाटी रह गया। आदित्य भाटी जल्दी करो बेटा। अच्छा उसका भी हो गया रीजन, ठीक है, ओके वेरी गुड, क्लियर कर देते हैं और फीडबैक। चलिए तो अब हम आ गए बेटा इसके सी पार्ट पे, जहां पर मैंने लिखा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और जब आप किताब खोलेंगे तो आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन लिखे मिलेगा, लेकिन मैं इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहता हूँ। कैटालिटिक मतलब यहाँ पे हमें कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल करने होंगे, और वो कैटलिस्ट मैं एरो के ऊपर लिखता हुआ चल रहा हूँ। पहले एक बार मेरे को सारी रिएक्शंस लिख लेने दो, फिर हम इसके बारे में डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करें। एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन है, एक O2 ये दे दी,
चलो अब मेरी बात सुन ध्यान से। अब हम करने जा रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आप फिर से एल्केन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और आप कुछ ना कुछ कैटलिस्ट लेंगे। जैसे अगर आप कॉपर लेते हैं, मतलब मीथेन और ऑक्सीजन लिया, मीथेन को 9 लिया, ऑक्सीजन को 1, ये इनका रेशियो है। वेट बाय वेट रेशियो ले लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो ले लो। रेशियो लेने के बाद 100 एटीएम प्रेशर डालो, 373 केल्विन डालो, तो ये जो है आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा HCHO, और साथ ही साथ गैस पानी निकलेगा H2O। ये थी एनसीईआरटी की पहली रिएक्शन। ठीक, इसके बाद अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन में जलाते हैं और लेते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इसका नाम थोड़ा अजीब है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और ये इस बार प्रेशर देखो, सॉरी टेम्परेचर देखो 543 केल्विन है और टेम्परेचर 100 एटीएम है इस बार। ठीक, एक मिनट, सॉरी ये जो है बच्चों, सॉरी ये अल्कोहल बनेगा CH3OH, यहाँ पे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, और साथ में यहाँ पानी, ये मैंने उल्टी रिएक्शन लिख दी, ये इस तरीके से। और यहाँ पे सर जब आप, हाँ बेटा, सर पहली रिएक्शन में मीथेन और ऑक्सीजन का रेशियो सही है। हाँ 9:1। सर एनसीईआरटी में 2:1 है। एनसीईआरटी में 2:1 है। नहीं नहीं, वो रेशियो नहीं बेटा, वो तो आप बैलेंसिंग वाली देख रहे हो, वो नहीं, ये अलग है। ओके ठीक है, ये अलग है, वो बैलेंसिंग तो मैंने सर, करी वो थी, वो भी बैलेंसिंग। सही है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं एक्स्ट्रा ओके आपको किताब से देख के बता रहा हूँ, दूसरी किताब से, ये एक्स्ट्रा है इन्फॉर्मेशन। ठीक, ओके अब अगर आप हाइयर एल्केन लेते हैं, मतलब कोई और बड़ा एल्केन, देखो एन लिखा है, एन मतलब यहाँ आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, 2 3 4 5, कितना ही बड़ा एल्केन ले लो, Ag2O ले लो, O2 ले लो, या फिर अगर किताब के हिसाब से बात करें तो किताब वालों ने लिया हुआ है CH3COO2Mn, ये CH3COO2Mn, ये इन्होंने लिया हुआ है। तो ऐसे केस में बच्चों आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके दिखा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, मतलब कैसे करोगे, देखो CH3 लिख देना एज इट इज, CH2N लिख देना, और यहाँ जो आखिरी CH3 है इसको कन्वर्ट कर देना COOH में। ठीक, अब थोड़ा सा आपको ना ये रिएक्शन बच्चों याद करनी पड़ेगी, इसके हालांकि मैकेनिज्म्स भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में मैकेनिज्म है नहीं इसका। मैकेनिज्म जिसका था हेलोजिनेशन का, वो लास्ट क्लास डिस्कस हो चुका है, और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैकेनिज्म मतलब एक कहानी बनाई जाती है कि कैसे रिएक्शन हुई होगी। यहाँ पे आपको टेक्निक्स याद रखनी है कि किसमें क्या जोड़ते हैं तो क्या क्या बन जाता है। क्लियर, और लास्ट का ये है केमिकल ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि आप केमिनोफोर यूज करते हैं। केमिनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अपने अंदर से ऑक्सीजन देता है। तो देखो इसने अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन दिया है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ लगता है और ये बन जाता है CH3 3CHO। ठीक है, या COH बोलो, ऐसे एल्कोहल बन जाता है बेसिकली। तो ये रिएक्शन थी जो कि आपके ऑक्सीडेशन करके इन लोगों ने दे रखी है। आराम से चेक कर लो एक बार, एनसीईआरटी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एनसीईआरटी से पढ़ के आओ जल्दी। इसमें मेरे को ज्यादा बताने लायक कुछ भी नहीं है, आप खुद ही करेंगे सब कुछ। सर। हाँ जी, सर रिएक्शन में जो केमिकल ऑक्सीडेशन है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन को लिखना जरूरी है। हाँ बेटा, इसका नहीं, अगर आप एक डब्बा भी बना देते हो ना, तो ये डब्बा भी इंडिकेट करता है कि नेसेंट ऑक्सीजन ही है। ओके सर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एक बार किताब से। फिर एक आइसोमेरिज्म करके नीचे हेडिंग दिख रही होगी, वो देख लेते हैं क्या है। शुरू करें आगे। सर हाँ बेटा, सर ये जो फोर्थ पार्ट जो केमिकल ऑक्सीडेशन है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। हाँ हाँ कंट्रोल ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, मैंने डी गलती से लिख दिया उसमें।
चलिए एक बार स्क्रीन पे आइए, रेज योर हैंड स्क्रीन पे आके, ताकि हम आगे बढ़े। ओके सभी आ गए। अब चौथी हेडिंग है बच्चों आइसोमराइजेशन। इसमें क्या करना है, ये आइसोमर्स आपने पढ़ा होगा ना, आइसोमर्स पढ़ा था, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। 6 थे, हमने 5 पढ़े थे, है ना। तो ये वैसा ही है, आपको एक हेक्सेन ले लेना है, ये लीजिए हेक्सेन ले लिया। अब आपको इसमें रीएजेंट याद रखना है कि आपको लेना है AlCl3 साथ में HCl, दोनों का मिक्सचर आपको लेना है, AlCl3 और HCl, और कंसंट्रेटेड होगी, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl लेना है। तो होगा क्या, ये अपने आइसोमर्स में टूट जाएगा, और कौन सा आइसोमर्स में टूटेगा, चेन आइसोमर्स में, ठीक है। चेन आइसोमर्स कैसे बनेंगे, ये देखो, ये लो, ये 2 लोग बनेंगे, इसका नाम पड़ेगा 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम पड़ेगा 3 मिथाइल पेंटेन, और था क्या, हेक्सेन। तो इस तरीके से ये अपने आइसोमर्स में टूट जाएगा अगर आप इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। तो ये था एल्केन की एक और रिएक्शन। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्केन्स की रिएक्शंस पढ़नी है आप। तो एल्केन्स की एक और रिएक्शन है, अब इसको भी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी कर लो। इसमें मेरे ज्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं, इसलिए मैं भी इसको बस जैसे तैसे निपटा रहा हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन में दिमाग लड़ता है, तो प्रिपरेशन में आपको समझाना पड़ता है, इसमें तो बस रिएक्शन से आपको याद करनी है। चलिए आइए जरा स्क्रीन पे, अगली हेडिंग आपको दिखेगी एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का आप साफ साफ मीनिंग समझ लीजिएगा कि आपको बेंजीन फॉर्म करना है, बेंजीन फॉर्म करना है। अब बेंजीन जो फॉर्म होगा, बेंजीन 6 कार्बन का होता है, तो एल्केन भी 6 कार्बन का लेना पड़ेगा। तो आप 6 कार्बन के एल्केन को ऐसे मैंने लिख दिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, 6 कार्बन का एल्केन सीधा होता है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे H वगैरह मैं लगा नहीं रहा, H तो आप समझदार हैं, H आप खुद ही लगा लेंगे। और जैसे ही आप इसमें Cr2O3 एक एजेंट डालेंगे, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड, या फिर और भी 3 लिखे हुए हैं किताब में, कोई भी एक याद कर लीजिए, तो बेंजीन बन जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ये लो बेंजीन बन गया, खत्म, इतना ही था ये भी, ठीक। इसके बाद की बच्चों पायरोलिसिस और रिएक्शन विद स्टीम, मैं चाहूंगा कि इसे आप होमवर्क में ले लें और खुद ही निपटा दें, पढ़ेंगे आप एक बार तो समझ आ जाएगा। जैसे पायरोलिसिस अगर आप पढ़ें, पायरोलिसिस, तो ध्यान से देखिएगा, पायरोलिसिस में क्या है, पायरो मतलब होता है बच्चों हीट, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक करना। तो जब हीट की मदद से आप किसी चीज को ब्रेक करेंगे, उसको हम कहते हैं पायरोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, एक हायर एल्केन लेते हैं, हायर एल्केन, और उसको करते हैं हीट, और वो जो है लोअर एल्केन्स में टूट जाता है, लोअर एल्केन्स। देखिएगा यहाँ एल्केन लिख रहा हूँ, यहाँ एल्केन्स लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ एक बड़ा कंपाउंड लोगे और वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसे हम कहेंगे लोअर एल्केन्स। कितने टुकड़ों में टूटेगा, कौन से टुकड़ों में टूटेगा, ये हम नहीं बता सकते, ये आपको रिएक्शन देख के याद रखनी है, इसीलिए पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बस हाँ, पायरोलिसिस की डेफिनेशन आ सकती है कि पायरोलिसिस मतलब होता क्या है। तो हीट के प्रेजेंस में जब आप एल्केन को तोड़ते हैं, उसको आप कहते हैं पायरोलिसिस। तो इसे को पढ़ लेना। और छठे नंबर पे है रिएक्शन विद स्टीम, इसको आप देख लेना, स्टीम यानी पानी के साथ रिएक्शन करा रहा है, पढ़ लेना कि क्या क्या बनता है, ठीक। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं एल्कीन्स पे चलूंगा? यस सर। ठीक है, मिटा रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब आपको एक हेडिंग दिख रही होगी बच्चों एनसीईआरटी में ही, कन्फर्मेशंस। तो बच्चों कन्फर्मेशंस याद करो, आइसोमेरिज्म के 2 टुकड़े थे, एक था स्ट्रक्चरल, एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मैंने छोड़ दिया था, ये स्टीरियो में ही काउंट हो जाएगा, सिर्फ ट्रांस और दुनिया भर की चीजें हैं, खैर थोड़ा सा उससे अलग भी है, ठीक है। तो इसको अभी टॉपिक को छोड़ दो, कन्फर्मेशन टॉपिक को, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या आपके स्कूल में टॉपिक हो रहा है? सॉ हॉर्स, न्यूमैन, ऐसा कुछ सुना आपने टीचरों से?
नहीं, हाँ है ना, कुछ तो बोलो, या ध्यान नहीं है? बोलो, आवाज आ रही है मेरी, हाँ है ना? यस सर। एक बार आप अपने स्कूल में पता कर लेना कि टॉपिक आ रहा है कि नहीं, फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एल्कीन्स, ध्यान से सुनिएगा। एल्कीन्स के बारे में अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे आपको, तो एल्कीन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2N। ठीक, इसका पहला नंबर कौन सा होता था? CH2, जिसका नाम क्या था? इथीन। इसके बाद आप इसमें फर्दर ऐड करते जाएंगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन एंड डेकिन, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। इसके बाद अगर बात करी जाए बेटा इसके हाइब्रिडाइजेशन की या स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर एल्कीन्स में देखी जाए, इसको देखा जरा, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे एक H, और यहाँ पे एक H। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। sp2 कैसी स्पीशी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशी होती है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, आपको याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये देखो, ऐसा इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था, ये इस प्रकार से बताया था। और ये p ऑर्बिटल होता है प्लेन के ऊपर नीचे, और इस तरीके से पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर या नीचे बनता है। और इस जगह को हमने क्या कहा था? इस जगह को हमने कहा था रिएक्टिव सेंटर। रिएक्टिव सेंटर, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने को मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी नेगेटिव चीज देखने को मिलेगी तो इस पे हमला करने कौन आएगा? पॉजिटिव चीज। तो यहाँ पे हमेशा अटैक करने कौन आ सकता है? अटैक करने आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? फाइल मतलब होता है लवर, और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लवर यानी कि बेसिकली पॉजिटिव स्पीशी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में भी मुझे अभी डिस्कस करना है, वो छोड़ दिया था मैंने जीओसी में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो उसे पढ़ाएंगे अभी आपको। और हाल फिलहाल आइडिया लग जाएगा, पॉजिटिव स्पीशी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं बेटा जीओसी में। अब आप मेरे लिए काम कर दीजिए, एल्कीन्स नाम की हेडिंग खोलिए। ठीक है, मैं पहले सबके हैंड जो है लोअर कर दूं। एल्कीन्स नाम की हेडिंग खोल लिया आप लोगों ने? एल्कीन्स नाम की हेडिंग में आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। इसको पूरा पूरा एक बार पढ़ना, पूरा एक बार स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड को पढ़ो, फिर मैं एल्कीन की नेमिंग करा देता हूँ, जल्दी करो। अच्छे से पढ़िए स्ट्रक्चर को, नेमिंग को मत पढ़िएगा, बस स्ट्रक्चर की हेडिंग को पढ़ के रेज हैंड कर दीजिए कि हाँ सर इसमें सारी बातें हमें पहले से ही पता है। जो आपको कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, अभी मिटाया नहीं है, बता देंगे। चलिए 6 बच्चों के रेज हैंड हो गए, ठीक है। अब नेमिंग सुनो इसकी। नेमिंग के रूल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं तो सीधा इसका गुलाबी बक्सा जो है 13.7, उसके कुछ पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, मैं वो करा देता हूँ। 4 में से 1 2 करा देता हूँ, बाकी आप करके देखना।
आ जाएगा आपको समझ। जैसे मैं पहला पार्ट कराता हूँ 13.7 का, ठीक। क्या क्या है इसमें, CH3 मैं पूरा किताब की तरह लिख रहा हूँ जैसे इन्होंने लिखा है, उसके बाद इसको मैं खोल के दिखाऊंगा, क्या पता आप थोड़ा भूल गए हो तो याद आ जाएगा। ये बच्चों ठीक है, ये एक मात्र मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी के 3 आप होमवर्क में लेंगे, आराम से इसे देख लीजिए, हजम कर लीजिए, ये एज इट इज किताब का मैंने बनाया हुआ है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम और खोल के लिखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, तो मैं इसको खोल के लिखता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे CH3 और ये CH, और ये 2 बार है ना, तो एक बार यहाँ भी लिख दो CH3, ठीक है। फिर CH लिखो, फिर डबल बॉन्ड CH लिखो, फिर CH2 लिख लो, फिर CH लिख लो। अब इसको ऐसे सीधा कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसे सीधा कर रहा हूँ, या रहने दूं ऐसे ही लगा देता हूँ, चलो, वरना सीधे के चक्कर में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। CH C2H5 और यहाँ पे CH3, ठीक। सबसे पहले बच्चों आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, और मुझे ढूंढ के बताइए कि क्या आपको क्या लग रहा है कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी, बताइए देखकर, बस वो लिख दो मैसेज में कि 8 कार्बन की लंबी चेन है, 9 कार्बन की लंबी चेन है, 10 कार्बन की है, कौन से कार्बन की है, मैसेज में लिख दो चैट बॉक्स में, मैं भी देखता हूं तब तक। ओके, एक बच्चे ने लिखा है वेदांत ने 10 कार्बन की चेन बता रहा है वेदांत, बाकी बच्चों को नहीं समझ आ रहा कितने कार्बन की चेन हो सकती है। ओके, पीयूष 9 कह रहे हैं, कुंजुम भी 9 कह रही है। ओके, सर मैंने भी लिखा है। दृष्टि 10 कह रही है। ओके, आदित्य भाटी आपका तो कोई मैसेज नहीं दिख रहा हमको, चलो देख लेते हैं ऐसे ही। हाँ, आदित्य भाटी भी 9 कह रहे हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे 10 कार्बन की चेन है, आपने नोटिस नहीं करा, देखो ये है, ध्यान से देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, ये C2H5 लिखा है ना, ठीक है, 9 कार्बन 10 कार्बन, ठीक। अब नंबरिंग कहां से करें सर, तो नंबरिंग बेटा वहां से करी जाती है जहां से आपका डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए, तो नोटिस करिएगा यहाँ से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, मैंने देख लिया था पहले, 3 के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे देखोगे ना 2 कार्बन तो ये हो गए, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, जहां पे जल्दी डबल बॉन्ड आता है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर ये 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब इसी को थोड़ा खोल के लिख देते हैं, CH2 और CH3, है ना, वो देखो वही हो गया, C2H5 ही हो गया, इकट्ठा करोगे तो ये 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया। तो एक तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक 8वें सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और डबल बॉन्ड कहाँ है, तीसरे पे और 7वें पे, देखो कैसे लिखोगे, 2,8 डाई मिथाइल, ठीक, और 10 की चेन है तो डेका और 3 पे और 6 पे, तो 3,6 डाईइन, ये इसका नाम हो जाना चाहिए, ठीक है। और यही लिखा है, लेकिन उन्होंने 3,6 पहले लिख दिया है, 3,6 पहले लिख दिया है, आप ये भी लिखेंगे, ये भी ठीक है, डेका 3,6 डाईइन। उम्मीद करता हूं आपको नेमिंग समझ आ गई। इसके बाद की 3 नेमिंग आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, थोड़ी टफ सी है, तो अच्छे से खोल खोल के लिखोगे, तब जाके लंबी चेन पहचानोगे, तब जाके डबल बॉन्डिंग की काउंटिंग कर पाओगे, ठीक। अब 2 मिनट रह रहे हैं, मैं सर सेशन, हाँ बेटा, सर एक बार डाई इन का मतलब बता दीजिए। बेटा 2 बार डबल बॉन्ड है ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, अगर अच्छा 3 ओके ओके सर। बार होता तो ट्राईइन, टेट्राइन, है ना, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे होगा, यस सर। ठीक। उसका बेटा गुलाबी बक्सा 13.8, वो भी आप कर सकते हो, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो यार सिग्मा और पाई तो हमने बहुत पहले सीख लिया था, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल और ट्रिपल को पाई काउंट करते हैं, तो मुझे लगता है 13.7 और 8 आप दोनों होमवर्क में लीजिए और अच्छे से ट्राई करिएगा। सेशन एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन करो
और रिकॉर्डिंग कर रही है दिशा, तो वो थोड़ा लेट आएगी, 1-2 मिनट हम वेट करेंगे। बाकी दिशा आप डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग होती रहती है, सेव होती रहती है, आप डायरेक्ट जूम पे क्लिक करना और मीटिंग दोबारा खुल सकती है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ।